Bismillahirrahmanirrahim. Now, today we are going to continue our second lecture on the normal flora, and the topic which we are discussing today is the normal flora which are available in the upper respiratory tract. So, the human upper respiratory tract is already colonized since early in life, means पैदाइश के बाद से ही वहाँ पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मुख्तलिफ नॉर्मल फ्लोरा जो है वो कॉलोनाइज यानी बायोफिल्म बना के वहाँ पर मौजूद होते हैं. द कंपोजिशन ऑफ माइक्रोफ्लोरा इज़ फॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज इनहेबिटेंट ऑर्गेनिजम्स, और जो स्पेशलाइज इनहेबिटेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो मौजूद होते हैं, जिसमें कैन बी बैक्टीरिया, वायरल और फंगल असॉर्टमेंट्स. अच्छा, बैक्टीरिया हो गए, वायरल हो गए, फंगल में मोस्ट प्रोबेबली जो है वो लाइक कैंडिडा, विच एवर्ट द पोटेंसी ऑफ एनी पैथोजेंस फ्रॉम कॉलोनाइजिंग. यानी ये जो कोई भी अगर कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आता है तो ये उसकी जो पोटेंसी होती है यानी उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको एवर्ट यानी वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर कॉलोनाइज नहीं हो पाता, प्रोलिफरेटिंग यानी प्रोलिफरेट नहीं हो पाता, एंड इवन प्रोपिगेटिंग टूवर्ड्स द लंग वाया द ब्लड बैरियर, और ना वो लंग्स तक पहुंच पाता है और इस तरह से इन्फेक्शन नहीं कर पाता. तो इस तरह से ये अपना एक कंट्रीब्यूटिंग रोल इनका होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी कॉलोनाइज नहीं करने देता पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. नॉर्मल रेस्पिरेटरी माइक्रोफ्लोरा इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड हैं जो कि माइक्रोफ्लोरा वहाँ पर मौजूद होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. निजेरिया है, कैटारेलिस है, ये माइक्रो बैक्टीरिया हैं, कैंडिडा एल्बिकैन है, ये फंगस है, डिप्थेरियोइड्स बैक्टीरिया, अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया एंड सम स्टेफ्लोकोकाई. तो ये जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो कि यहाँ पर मौजूद होते हैं और नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर, रेस्पिरेटरी नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर काम कर रहे होते हैं. इसके बाद आता है एनाटॉमिकली. The evolution and growth of the respiratory system is a complex multi-stage sequences that happens continuously. The sequence of episodes that took place prenatally and also postnatally. अच्छा, अब जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसकी जो ग्रोथ हो रही है और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो डेवलप हो रहा है वो एक मल्टी स्टेज सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. और जो यानी प्रीनेटल स्टेज से यानी पैदाइश से पहले और फिर पैदाइश के बाद जो भी डेवलपमेंट के प्रोसेस से लंग गुजर रहा होता है तो वो जो प्रोसेस उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है. हम ये बात कल के लेक्चर में भी देख चुके हैं, यानी प्रीवियस लेक्चर में भी, लेक्चर 1 में भी देख चुके हैं और ये बात कर चुके हैं कि लंग की जो डेवलपमेंट होती है यानी जो बॉडी की डेवलपमेंट होती है उसमें इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यानी नॉर्मल फ्लोरा का भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल होता है. तो यही बात यहाँ पर भी हो रही है कि जो एनाटॉमिक एवोल्यूशन होती है और ग्रोथ होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो भी जो है प्रीनेटल या पोस्टनेटल एज में जो डिफरेंस आ रहा होता है यानी उसमें जो डेवलपमेंट हो रही होती है प्रीनेटल और पोस्टनेटल एज में, तो वो भी जो है वो एक पहली फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ए मल्टी स्टेज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इसमें जो है वो इसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी मैचुरेशन, इसकी डेवलपमेंट, इसमें जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है माइक्रोफ्लोरा का. वो इस तरीके से सपोज दैट हमने अभी ये बात की दैट दीज नॉर्मल फ्लोरा prevent the growth of pathogenic microorganisms. If after the birth continuously lung is exposed to pathogenic microorganisms और उस लंग में बार बार इन्फेक्शन होगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो सही तरीके से नहीं हो सकेगी जैसा कि उसको होना चाहिए. तो उस वजह से तो अब ये जब नॉर्मल फ्लोरा वहाँ पे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वहाँ पे ग्रो पैथोजेनिक नहीं हो सकेंगे तो लंग डिजीज़ नहीं होंगी, लंग इन्फेक्शंस नहीं होंगे और उसकी डेवलपमेंट भी लंग की सही तरीके से होगी. इसके अलावा मैचुरेशन प्रोसेस रिलाई यानी ये जो लंग की मैचुरेशन का प्रोसेस है इन पार्ट ऑन एक्सपोजर to microbial, fungal and environmental conditions including diets and in turn result in a highly specialized organ properties. यानी ये जो माइक्रोबायल, फंगल और जो फ्लोरा हैं इनका इम्पोर्टेंट रोल है और एनवायरमेंटल कंडीशंस, डाइट का इम्पोर्टेंट रोल है. ये तमाम मिलके जब लंग को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्फेक्शन से, तो फिर ये जो हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है ये रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस लंग
एंड अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिससे जो होगा वो ये इसकी ग्रोथ भी नॉर्मल होगी और ये सही जैसा इसको लंग को नॉर्मली फंक्शन करना चाहिए वैसा ये फंक्शन करेगा और डेवलप भी होगा. Those properties contain several recognizable milii, each of which is subject to specialized microbial, cellular and physiological gradient. तो यहाँ का मिलियाई यानी कैविटी में भी जो लंग कैविटी है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वहाँ पे जितने भी माइक्रोबायल फ्लोरा मौजूद हैं हर एक के अपने कुछ फिजियोलॉजिकल और सेलुलर ग्रेडियंट्स होते हैं जो उसको डिफेंस के तौर पर एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं अगेंस्ट द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इस तरह से फिर जो है वो जो लंग जो होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है फ्रॉम द पैथोजेनिक माइक्रो ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. When a neonate bond, its microbial flora composition formed a highly dynamic communities network. अच्छा, अब जब न्यूनेट्स बॉन्ड होता है तो उसकी माइक्रोबायल कंपोजिशन जो होती है वो हाईली डायनेमिक यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के और डायनेमिक एक्टिव कम्युनिटीज़ ऑफ माइक्रोबायल फ्लोरा वहाँ डेवलप होती है. अफेक्टेड बाय मल्टीपल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं यानी एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग द मोड ऑफ बर्थ, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मदर से क्या न्यू बॉर्न बेबी जो है वो नॉर्मल फ्लोरा लेकर आ रहा है, फीडिंग मेथड्स, फीडिंग में उसको क्या दिया जा रहा है, वहाँ से कोई इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं, वैक्सीनेशन हिस्ट्री, सिबलिंग्स के साथ जब वो मौजूद है तो वहाँ से आपस में शेयरिंग ऑफ जैसे टॉयज़ होता है. अब आपको पता है कि किड्स जो है दे ट्राई टू टेक एवरी टॉय इन द माउथ, तो उनके स्लाइवा में भी हमें पता है कि ये माइक्रो जो नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होते हैं. तो वो फिर अगर एक बच्चा अपने माउथ में ले रहा है, उसका स्लाइवा उस पर लगा है और फिर वो टॉय पे और सेम टॉय दूसरा सिबलिंग जो है वो भी लेता है अपने माउथ पे, तो इस तरह से वो ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो रहा होता है. और उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जो कि प्रोटेक्टिंग होते हैं अगेंस्ट द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर काम कर रहे होते हैं. तो सिबलिंग दैट मेड क्राउडिंग सिचुएशन एंड मेडिकेशन, इसके अलावा मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक स्पेशली, इनका ट्रीटमेंट भी जो है माइक्रोबायल फ्लोरा की अवेलेबिलिटी जो होती है इस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मैनी एंटीबायोटिक्स दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर बॉडी and they don't realize that this is a normal microflora and this is pathogenic microorganism. वो दोनों को किल करते हैं, तो उससे नॉर्मल फ्लोरा भी डिसरप्ट हो जाता है. जब वो डिसरप्ट हो जाता है तो फिर वो उनका जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है और जो उस ऑर्गन की डेवलपमेंट में उसका जो रोल है हेल्दी डेवलपमेंट में, वो फिर वहाँ पर वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता. एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज सीजनल डायनेमिक्स, यानी जो सीजन्स चेंज होते हैं उससे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इम्पैक्ट आता है, पैथोजेनिक एजेंट्स का एक्सपोजर है, एंड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग कैन शिफ्ट नंबर एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोफ्लोरा. तो ये तमाम फैक्टर जो है वो माइक्रोफ्लोरा की जो नंबर है वहाँ पे कि कितनी तादाद में मौजूद होंगे और कौन कौन से होंगे, यानी उनकी डाइवर्सिटी, ये ऑल दीज थिंग्स आर अफेक्टेड बाय दीज फैक्टर्स, जिसमें सीजनल चेंजेस हैं, एक्सपोजर टू पैथोजेनिक एजेंट्स एंड लाइक स्मोकिंग हैबिट्स. तो उस तरह से जो है वो फ़र्क पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैन बी डायरेक्टेड टू ए मोर स्टेबल पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम दैट मेक देयर होस्ट एबल टू कंट्रोल द पैथोजन overgrowth, or conversely an unstable population that is predisposed their vulnerability to recurrent infection and inflammation with modification. तो वो ये कह रहा है कि इस फैक्टर से, सीजनल डायनेमिक से, एक्सपोजर टू पैथोजेनिक एजेंट से या स्मोकिंग लाइक हैबिट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं उस पर दो इफेक्ट पड़ सकते हैं. या तो वो नॉर्मल फ्लोरा मोर स्टेबल हो जाएंगे और एक इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे जिसकी वजह से वहाँ पे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकेगा, या कन्वर्सली यानी उसके बरक्स वहाँ पे अनस्टेबल पॉपुलेशन होगी नॉर्मल फ्लोरा की, जिसकी वजह से वहाँ पर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकेंगे और बार बार इन्फेक्शन होगा, यानी रिकरेंट इन्फेक्शन होगा और इन्फ्लेमेशन होगी और फिर लंग टिश्यू में मॉडिफिकेशन शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो हेल्दी लंग नहीं कहला सकेंगे. इसके अलावा एवरी फिजिशियन मस्ट कीप इन माइंड that the presence of normal upper respiratory tract flora is common and should be expected in sputum culture. इसके अलावा देखें, जब भी कोई डिजीज़ होती है, इन्फेक्शन होता है, तो कल्चर कराया जाता है, यानी वहाँ से सैंपल लेके, ब्लड से, स्प्यूटम से, पस का सैंपल लेके ये चेक किया जाता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिसकी वजह से
इन्फेक्शन हो रहा है। तो बाज़ दफ़ा उसमें नॉर्मल फ्लोरा की भी ग्रोथ आ जाती है। तो अगर नॉर्मल फ्लोरा की ग्रोथ आ रही है तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। तो ये बात फिजिशियंस के जहन में भी होनी चाहिए कि नॉर्मल माइक्रो फ्लोरा वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। नाउ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद अब हम आते हैं द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। Fewer bacteria manage to exist in the stomach due to its harsh environment for organism, where only limited organisms have the capability to survive there. अब important point is that कि ये point क्यों यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुत कम बैक्टीरिया हैं जो स्टमक में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का बहुत हार्श एनवायरनमेंट होता है। उसकी वजह ये है कि स्टमक का जो pH होता है वो एसिडिक होता है, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जिसकी वजह से मैनी बैक्टीरियाज और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर एसिड सेंसिटिव एंड दे डिस्ट्रॉय इन एसिडिक एनवायरनमेंट। इवन हम बहुत सारे फूड में ऐसे बैक्टीरिया खा जाते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, बट वंस दे रीच टू द स्टमक, तो इन द स्टमक द एसिडिक एनवायरनमेंट और द एसिडिक pH of stomach they destroy these pathogenic bacteria over there, and they by this means this acidic environment prevent against the infection which is possible through these bacteria which we have taken with food। तो वो जो फूड के साथ जो हमने बैक्टीरिया लिए थे तो उससे वो प्रिवेंशन वहीं पर मिल जाती है, क्योंकि वो वहीं पर किल हो जाते हैं। 5 मेजर फाइला हैव बीन डिटेक्टेड इन द स्टमक। वो कौन से हैं? 5 बड़ी फाइला यानी क्लासेस: फर्मिक्यूट्स, बैक्टीरियोडाइट्स, एक्टिनोबैक्टीरिया, फिसोबैक्टीरिया एंड प्रोटियोबैक्टीरिया। यानी एक्चुअली ये जितनी भी जो फाइला यहाँ बताई हैं, इन्होंने बताई है, क्लासेस बताई हैं, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। एट द जेनेरा लेवल यानी जीनस लेवल पे द हेल्दी ह्यूमन स्टमक इज डोमिनेटेड बाय, जो हेल्दी ह्यूमन स्टमक है उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया देखे गए हैं? प्रिवोटिला, स्ट्रेप्टोकोकस, वेलियोनेला, रोथिया एंड हीमोफ्लस। हीमोफ्लस के बारे में बताते चलूँ। हीमोफ्लस की जो है अब तक 5 टाइप्स जो है वो आइडेंटिफाइड हैं। हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शस है, जो पैथोजेनिक है, वो हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है। द अकरेंस ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी भी इसको कहा जाता है। द ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द स्पेसिमेन दैट कम फ्रॉम पेप्टिक अल्सर्स और गैस्ट्रिक न्यूप्लाजिया। यानी वो पेशेंट्स जिनको पेप्टिक अल्सर हुआ या फिर गैस्ट्रिक न्यूप्लाजिया यानी गैस्ट्रिक कैंसर हुआ, तो उनके जब लंग के टिश्यू को निकाला गया तो उसमें ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर पाया गया। तो एक हाइपोथेसिस है कि शायद ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ और गैस्ट्रिक न्यूप्लाजिया यानी गैस्ट्रिक कैंसर। तो ये एक हाइपोथेसिस है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। अच्छा, हाइपोथेसिस इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट जो पेप्टिक अल्सर के आइडेंटिफाई हुए या गैस्ट्रिक न्यूप्लाजिया के, उसमें ये बैक्टीरिया भी पॉजिटिव आया। उस वजह से ये एक डाउट है कि ये बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर और इज ए रिस्क फैक्टर फॉर कॉजिंग पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक न्यूप्लाजिया। इसके अलावा एच पाइलोरी यानी यही वाला बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज ऑल्सो एबल टू बी फाउंड इन मोर देन 60% ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल, यानी जिनके स्टमक हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनमें एच पाइलोरी पाया जाता है। इस वजह से ये हाइपोथेसिस है, यानी एक सपोजिशन है, और ये रिस्क फैक्टर के तौर पे कंसिडर किया जाता है। कोई कंफर्म नहीं है कि ये पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक कैंसर कॉज करता है। इसके अलावा दैट इज़ वाई दिस ऑर्गेनिज्म ऑलवेज थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग गैस्ट्रिक एबनॉर्मेलिटीज़, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये थॉट है और हाइपोथेसिस है कि ये शायद गैस्ट्रिक एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज करता है। गैस्ट्रिक के बाद हम आते हैं इंटेस्टाइन पे। द इंटेस्टाइन इज़ डिफर फ्रॉम द स्टमक ड्यू टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट दे कंटेन। इसके अलावा साइट के अलावा स्टमक इंटेस्टाइन की जो साइट है उसके अलावा ये है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस होता है, और ये है कि वहाँ का पीएच भी डिफरेंट होता है। द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ ऑल्सो मल्टीप्लेक्स, यानी मल्टीपल हैं, बहुत सारे टाइप के। प्लेक्स का मतलब है कॉम्प्लेक्स टाइप के, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट, डाइवर्सिटी बहुत है, इनमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर मौजूद होते हैं एज नॉर्मल फ्लोरा, बट मोस्टली दे आर मोर एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैन द एरोब
ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर वहाँ पे एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने ये बात की थी कि ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन लीथल होती है, यानी उसमें ग्रो नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जबकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में दे ग्रो वेरी इजीली। A study found out that the number of intestinal microbial normal flora as much as 10 raised to the power 11 organism in 1 gram of feces, जो कि बिलियंस में बनेंगे, यानी 1 ग्राम ऑफ फीसेस में जो इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा की जो क्वांटिटी एस्टिमेट की गई है एक स्टडी में, वो बिलियंस में है, यानी 10 raised to the power 11 organisms. And those number is formed by a very diverse composition, more than 500 different species. और ये जो 1 बिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें 500 से भी ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज टाइप के नॉर्मल फ्लोरा अवेलेबल होते हैं, विद ईच इन नंबर इज रेंजिंग इन डिफरेंट कंसनट्रेशन, यानी डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं कि उनकी कंसनट्रेशन जो हैं, यानी तादाद जो है, क्वांटिटी जो है वो भी वेरी करती है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। तो इस तरह से जो है ये वेरिएशन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है इन डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। इसके बाद है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।